हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 103 2 दिन बाद राजमहल। उन सारे लोगों को वहां पर भेजकर राजा महल वापस आ गया था। अभी उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है गुरुजी और उनके शिष्यों पर विश्वास करने के अलावा। और राजा चाहे जितना भी बहादुर और पराक्रमी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वह एक साधारण इंसान ही है। उसके अंदर कोई भी दिव्य शक्तियां नहीं हैं, इसलिए वह इन काली शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। ये बात उसे बहुत अच्छी तरह से पता है। अपनी आंखों के सामने वह अपनी रानी की बिगड़ी हुई हालत देख रहा है, लेकिन उसे ये भी पता है पुत्र और पुत्री के वियोग में ही रानी की ये हालत हुई है। और जब तक वो लोग वापस नहीं आ सकते और रानी उन्हें अपनी आंखों से सही सलामत देख नहीं लेती, तब तक वह ठीक नहीं होने वाली। जबकि सारे वैद्य, सेविकाएं और सब अपना अपना काम कर रहे हैं और रानी का इलाज भी हो रहा है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं। सभी उम्मीदें खत्म होती हुई दिख रही हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। किसी तरह राजकुमारी सही सलामत घर वापस आ जाए और राजकुमार भी, तभी रानी ठीक हो सकती है। और ये बात राजा को भी पता है। दूसरी तरफ 2 दिन बीत गए हैं और वसुंधरा 2 दिन तक वहां पर बेहोश थी। काफी सारे लोगों ने, जो कोई भी वसुंधरा और उसकी शक्तियों के पीछे पड़े हुए हैं, सब उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विक्रांत ने इस तरह का भ्रमजाल बनाया था जिसे कोई भी काट नहीं पाया और ना ही कोई वसुंधरा को ढूंढकर उसे तक पहुंच पाया। खुद विक्रांत भी 2 दिन से पहले वहां तक नहीं आया। लेकिन आज वो कई अमावस्या की रात थी, जिस दिन शैतान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। और उसे दिन ही ये विक्रांत को वसुंधरा की सारी शक्तियां खुद में समाहित करनी है, किसी भी तरह से। लेकिन उससे पहले वसुंधरा की शक्तियां जागृत होने भी बहुत जरूरी है, और विक्रांत को नहीं पता कि वो कैसे जागृत होंगी। और आज ही रात को उसका 18वां जन्मदिन भी है, जहां तक विक्रांत को पता है, और उसका जन्मदिन भी आज ही है। 18वें जन्मदिन पर ही वसुंधरा की शक्तियां जागृत होनी थी, और विक्रांत की भेजो शक्तियां अभी तक वह इस्तेमाल नहीं कर पाया है। वो सब भी वो आज के बाद इस्तेमाल कर पाएगा। इस बात को लेकर विक्रांत परेशान है, क्योंकि उसे समझ आ गया है इतने दिनों से वसुंधरा उसके साथ है, और अगर उसके अंदर कोई भी शक्ति होती तो विक्रांत उसे बात का एहसास हो जाता। उसे पता है वसुंधरा के अंदर की कोई भी शक्तियां अब तक काम नहीं कर रही है, और उन्हें जागृत होने के लिए भी एक सही समय चाहिए। और वो कैसे होगी, इस बारे में भी विक्रांत को पूरी जानकारी नहीं है। भानु, पता करो और बताओ मुझे, कैसे राजकुमारी की शक्तियां कैसे जागृत हो जाएंगी। आज रात से पहले ही मुझे सब कुछ करना है, और तुम जानते हो ना, रात के ठीक 12 बजे हमें वो क्रिया करनी होगी, नहीं तो फिर अगले 50-60 सालों तक दोबारा ये रात वापस नहीं आने वाली। अगर आज ये सब नहीं हो पाया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। विक्रांत ने बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए भानु से इस बारे में पूछा। भानु ने पहले से ही इन सब चीजों के बारे में पता कर लिया है। इसके लिए वो बहुत जगह पर गया, अलग अलग तरह के शैतानी मंदिर और शैतानी किताबें उसने पढ़ रखी हैं, और इस तरह के लोगों से भी मिला जो इस तरह की शैतानी क्रिया करते रहते हैं और शक्तियों को बढ़ाते हैं। लेकिन कोई भी सीधी तरह से उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि विक्रांत सबसे ज्यादा शक्तिशाली शैतान बन जाए और उन सब पर राज करे। लेकिन कहीं ना कहीं विक्रांत का एक अनजाना डर भी उन सब के अंदर है, इसलिए कोई उसे सीधी तरह से मना भी नहीं कर पाया, और सब ने अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बातें बता दिया। वो सब कुछ पता करके भानु वापस आ चुका है। पिछले 2 दिनों से वह इसी सब में लगा था, और विक्रांत भी क्रिया की सारी तैयारी कर रहा था। वो नहीं चाहता कि कोई भी गलती हो और आज कुछ भी बाकी रह जाए। अभी सुबह का वक्त है और उनके पास बस आज रात तक का ही समय बचा हुआ है। वो लोग जहां पर हैं वहां पर सूरज की रोशनी नहीं आती, क्योंकि सूरज की रोशनी शैतान और नकारात्मक शक्तियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। वो उनकी शक्तियों को कम कर देती है, क्योंकि सूरज की रोशनी एक सकारात्मक ऊर्जा अपने साथ लाती है। इसलिए उसे जगह पर एकदम ही अंधेरा है और दिन रात होने का कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन आज विक्रांत समय का ध्यान रखे हुए है, क्योंकि आज का एक एक पल उसके लिए उसकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। राजकुमारी की शक्तियां जागृत होने का तो कुछ भी ठीक से मुझे पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही वो 18 साल की होगी, उनके 18 जन्मदिन पर उनके अंदर की शक्तियां जागृत होगी, और आप अगर उनके आसपास रहेंगे तो मुझे लगता है आपको पता चल जाएगा। मालिक, भानु ने विक्रांत से इतना बताया
और उसकी बात सुनकर विक्रांत पहले तो थोड़ा सा सोच में पड़ गया और फिर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, ये तो सही कह रहे हो, लेकिन अगर इसके लिए भी कोई क्रिया होती और हम अगर वो करने से छूट जाए तो फिर ये बहुत बड़ी गलती होगी। इसीलिए ही मैंने पहले ही तुमसे कहा था, इस बारे में सब कुछ ठीक से पता कर लो, लेकिन तुमने नहीं किया। अब तुम। इतना बोलते हुए विक्रांत को भानु पर गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए ये बात कही। और विक्रांत को गुस्से में देखकर भानु हमेशा ही घबरा जाता है, क्योंकि विक्रांत का गुस्सा बहुत खतरनाक, उसकी गुस्से में जलती हुई वो नारंगी रंग की आंखें बहुत ही ज्यादा डरावनी लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही हैं और जो कोई भी उसकी तरफ देख ले वह इसी तरह से डर जाता है जैसे कि अभी भानु डरा हुआ है। और वो घबराकर अपनी जगह से पीछे हट गया, क्योंकि विक्रांत का इस तरह से देखना ही सामने वाले को जलाकर राख कर देने के लिए काफी है। लेकिन फिर भी बानो उसका इकलौता सेवक है, इसलिए अभी उसे उसकी जरूरत है। तो विक्रांत ने किसी तरह से अपने गुस्से को काबू किया और जोर से एक पत्थर पर हाथ मारते हुए बोला, ठीक तरह से पता करो और थोड़ी देर में मुझे बताओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो भानु। विक्रांत दिए आखिरी चेतावनी सुनकर भानु ने जल्दी जल्दी हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वहां से एक किनारे पर चला गया। बहुत सारे सेवक जिनके अजीब से पत्थर के बने हुए चेहरे थे, वो सब भी कुछ उनमें से भानु के पीछे गए और कुछ वहां पर विक्रांत के आसपास ही खड़े रहे। वो लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन एक अजीब तरह की आवाज उनके आसपास से आती रहती है। विक्रांत और भानु को अब तक इस बात की आदत है, उन लोगों को ये सारी चीज अब इतनी अलग और अजीब नहीं लगती। कहानी जारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 104। दूसरी तरफ 2 दिन से लगातार चलते हुए वीरेश, चंद्रिका, समर और उसके सारे साथियों की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है और उनके पूरे चेहरे और शरीर पर धूल मिट्टी लग गई है। दिखने में वो सब बहुत ही गंदे लग रहे हैं। भूख प्यास से भी उन सब का बुरा हाल है, क्योंकि आश्रम से लाया हुआ खाना पानी सब कुछ अब तक लगभग खत्म हो चुका है। बहुत कुछ थोड़ा बहुत ही बचा है। उसके सहारे आगे का सफर तय करना उन सब के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अब तक उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला है कि वसुंधरा आखिर कहाँ हो सकती है और विक्रांत ने उसे कहाँ रखा होगा। इसलिए उन सब की आस भी टूटती जा रही है। उन सबको तो साथ में चलते हुए 2-3 दिन ही हुए हैं, लेकिन वीरेश और चंद्रिका, समर तो पिछले 15 दिनों से ये सफर तय कर रहे हैं। इसलिए अब तक उन लोगों को भी ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर वो लोग जितने भी दिनों तक ढूंढते रहेंगे, इस तरह से वसुंधरा उन लोगों को नहीं मिलने वाली। लगातार चलते रहने की वजह से सभी के पैरों में बुरी तरह से दर्द भी हो रहा है, लेकिन किसी तरह से उसे बर्दाश्त करते हुए वो सब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी सवारी या घोड़ा उन लोगों के पास नहीं है जिस पर बैठकर वो लोग आगे का सफर तय कर पाएं। क्या हम सब कभी कहीं पहुंच भी पाएंगे या बस इस तरह से चलते ही रहेंगे? पूरा जंगल भी खत्म होने को आया और हम बाहर के किनारे पहुंच गए हैं। अब इसके आगे कहां? क्या हमें दूसरे राज्य में जाना है? एकदम परेशान होती थी शिवानी ने सारे लोगों की तरह देखकर ये सवाल किया था। कर वो वहां साइड में पड़े हुए एक कोन पत्थर पर ही बैठ गई है। वहां पर ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं और शिवानी को बैठता देखो सारे लोग भी एक एक करके बैठ गए, क्योंकि उसके सवालों के जवाब तो फिलहाल किसी के पास भी नहीं है। उसकी बात सुनकर चंद्रिका का मुंह एकदम ही उतर गया, क्योंकि कब से तो ये सारे ख्याल उसके मन में भी आ रहे हैं, लेकिन बस जाकर भी वो ऐसी नकारात्मक बातें बोलना नहीं चाहती जिससे कि सभी हतोत्साहित हो जाएं। उसने समर की तरफ देखा तो समर ने धीमी आवाज में सिर्फ चंद्रिका से कहा, तो किसने कहा था इन लोगों से हमारे साथ आने के लिए? ऐसा लग रहा है जैसे कि एहसान कर रहे हैं, मदद तो कुछ कर नहीं रहे, बस उसी तरह से भटक रहे हैं जैसे कि हम तीनों अकेले भटक रहे थे। बस फर्क इतना है कि अब 3 से हम लोग 10 हो गए हैं। समर की ये बात सुनकर चंद्रिका ने उसकी तरफ देखा और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा करने लगी, तो समर भी दूसरी तरफ देखने लगा। वो भी अब तक काफी ज्यादा खिसिया चुका है इस तरह से चलते चलते, और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके अलावा चंद्रिका और समर को तो वसुंधरा की फिक्र भी हो रही है, वीरेश को भी हो रही, लेकिन वो इस तरह से दिख नहीं पा रहा।
अपनी आंखें बंद करके वीरेश ने वसुंधरा को याद किया और उसका प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आया और अपने आप से बात करते हुए वीरेश बोला, कहाँ है राजकुमारी आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक हो। भले ही हम लोग जल्दी आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम आपको उस शैतान की कैद से छुड़ा कर ही दम लेंगे। अपने मन में ये सब कुछ बोलते हुए वीरेश ने वसुंधरा से और खुद से जैसे ये वादा किया और उसे ऐसे चुपचाप आंख बंद करके बैठा हुआ देख उसके दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हल्का सा धक्का देते हुए कहा, देखो यहाँ हम सब परेशान हैं और ये वीरेश देखो अपनी नींद पूरी कर रहा है, इस तरह से आंख बंद करके बैठा हुआ है, इतने आराम से इसे तो कोई फिक्र ही नहीं है। वीरेश ने तुरंत ही एक झटके से अपनी आंखें खोलकर अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहा, अरे नहीं, मैं सो नहीं रहा हूं, मैं बस सोच रहा था कि हम अब तक कहीं पहुंच क्यों नहीं पा रहे। क्या वो विक्रांत जानबूझकर ऐसा कर रहा है? हो सकता है उसने ऐसा किया हो। उसकी बात सुनकर चंद्रिका भी थोड़ा सा सोच में पड़ गई, लेकिन फिर तभी उसे कुछ ध्यान आया और वो एकदम से उन सबके बीच में बोली, नहीं, मुझे नहीं लगता कि विक्रांत को अब तक इस बारे में पता चल पाया। वैसे भी अगर उसे पता चलता ना तो वो इस तरह से हमें रास्ते में भटकने से अच्छा हम पर हमला करके हमें करने की कोशिश करता, क्योंकि वैसे भी वो इतना शक्तिशाली है, उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे भी हम पर हमला कर सकता है। लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि राजकुमारी को अपने साथ लेकर जाने के पीछे उसका कोई मकसद है, और अगर उसे सीधे ही हमला करना होता तो वो ऐसे सारे काम पीठ पीछे ना करता। वो शैतान है और शैतान कोई भी काम सामने से नहीं करते। वीरेश तुरंत ही उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, तो अब बाकी सब भी सच में पड़ गया और इस पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन तभी समर उठकर अपनी जगह से थोड़ा सा पीछे किया और एक पत्थर का टेक लगाकर खड़ा होने लगा। लेकिन तभी उसे समझ आया कि वहां पर तो कोई पत्थर है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी पीठ पीछे की उसे कोई भी पत्थर पीछे महसूस नहीं हुआ। वो थोड़ा सा और पीछे सरका तो एकदम से ही लुढ़क कर जमीन पर गिर गया और उसका आधा शरीर एकदम ही गायब हो गया और उसके गिरते ही सभी का ध्यान उसे तरफ हुआ। लेकिन समर का अब सिर्फ पर नजर आ रहा है, बाकी का आधा शरीर उसका ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से किस चीज के अंदर चला गया हो। राजकुमार! समर को ऐसे देखकर चंद्रिका ने तुरंत ही उसकी तरफ आते हुए चिल्लाया, लेकिन पीछे से वीरेश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, रुक जाओ, ये जरूर कोई भ्रमजाल है, हमें जैसा नजर आ रहा है वैसा है नहीं, तुम उस तरफ मत जाओ, नहीं तो तुम भी फंस जाओगी राजकुमार की ही तरह इसमें। सामने की तरफ राजकुमार को इस तरह पीछे की तरफ गिरा हुआ देखकर वीरेश को जितना समझ में आया उसे हिसाब से उसने चंद्रिका और अपने बाकी सारे दोस्तों के सामने इशारा किया और सारे ही लोग ध्यान से उसे तरफ देखने लगे। तभी वीरेश ने वैभव की तरफ देखा और उसे आंखों से कुछ इशारा किया गया। वो भी उसका इशारा समझ गया। उठकर वो तुरंत ही वीरेश के पास आया और उसके एकदम बगल में आकर खड़ा हो गया। उन दोनों ने एक दूसरे का एक हाथ पकड़ा और अपने दूसरे हाथ को हवा में उठाकर अपनी आंखें बंद कर ली। ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन सक्षम, शिवानी और उनके आश्रम के एक दो दोस्तों को ये समझ आ गया। वो सारे लोग ही उनके पीछे आकर खड़े हो गए। सिर्फ चंद्रिका ही आगे उनके बराबर में थी, तो शिवानी ने उसका हाथ पकड़कर भी उसे पीछे अपने साथ खींचा और तभी एक बहुत ही चमकदार सुनहरे रंग की रोशनी निकाली और उसे तरफ बढ़ी जहां पर सामने उन लोगों को वो नजर आ रहा था। और जैसे ही वो रोशनी सामने के पत्थरों पर जाकर लगी, वो एकदम से ही पीछे की तरफ हुआ और वहां जमीन पर गिरकर बिखर गया। और फिर उन्हें अंदर की तरफ एक रास्ता ऐसा नजर आया और जमीन पर पड़ा हुआ समर का आधा शरीर भी उसे तुरंत ही आगे आकर एक लड़के ने उठाया और वो सब हैरानी से उस तरफ देखने लगे। कहानी जारी है। क्या समय रहते वसुंधरा तक पहुंच पाएंगे चंद्रिका और वीरेश और उनके साथी, या फिर विक्रांत को पता चल जाएगा इस बारे में? क्या होगा विक्रांत और चंद्रिका का आमना सामना? क्या विक्रांत को पता चलेगा शक्तियों और असली राजकुमारी के बारे में? जानने के लिए पढ़ते रहिए।